इलेक्टोरल बॉन्ड पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। आप जानते होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के द्वारा इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा जारी किया गया था। जब वो डेटा जारी हुआ, बाद में उस पर्टिकुलर डेटा के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ के नाम निकले, जिनके ऊपर ईडी या सीबीआई की कहीं न कहीं रेड्स हमें देखने को मिली थी एंड उसके कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने यहाँ पे पैसा इस इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर डोनेट भी किया था। तो एसबीआई ने डेटा ज़रूर दिया था ऐसा, पर आप नोटिस करोगे कि वो डेटा अपने आप में उसमें सारे आइटम्स या सारे कॉलम्स नहीं अवेलेबल थे। रीज़न बीइंग कि आपने नोटिस किया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी के द्वारा भी बोला गया, इन्होंने कहा कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीट्यूड है ना, अपने आप में काफ़ी ख़राब एटीट्यूड है। क्योंकि हो क्या रहा है कि एसबीआई को बोला जाता है कि आप डेटा दीजिए, तो एसबीआई ना बस कुछ ही कॉलम्स उसमें से देता है, सारा डेटा नहीं देता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उन पोल बॉन्ड्स के डेटा नंबर्स क्या हैं, ठीक है ना? वो सारी चीज़ें, उनके सीरियल नंबर्स, ये सारी चीज़ें एसबीआई ने बताई ही नहीं। तो एसबीआई को बोला जाता है कि आप डेटा दे दीजिए, तो वो कुछ आइटम उसमें दे देते हैं, ये डिटेल दो फिर देंगे, अगले डिटेल दो फिर देंगे। तो ये एटीट्यूड एसबीआई का अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खराब है। और एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो आप लोग जैसे आरटीआई पढ़ते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में आप जानते हो। उसमें एक प्रावधान है सुओ मोटो डिस्क्लोज़र का। ये एसबीआई का ये जो कदम है ना, कहीं न कहीं सुओ मोटो डिस्क्लोज़र के अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट जाता है एंड इनके बारे में डेटा आएगा, तो कहीं न कहीं और भी कंप्लीट डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल पाएँगी। दोस्तों, डेट है आज की 19 मार्च 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। पहले टॉपिक की डिस्कशन करते हैं, दैट इज़ उल्लास स्कीम। उल्लास स्कीम का ना एक बार फुल फॉर्म जान लो, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। देखो, जब हम बात करते हैं पढ़ाई की, तो एक तो होती है बच्चों की पढ़ाई जो कि ठीक है ना, स्कूल्स वगैरह में होती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लो जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर है, पर किसी कारणवश उनके अंदर लिटरेसी लेवल या उतना अच्छा नहीं है या फिर लर्निंग किसी कारण उनकी नहीं हो पाई थी, तो हम क्या चाहते हैं, उनकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग को एनहेंस करना चाहते हैं एंड जो लिटरेसी गैप्स है अमंग द 15 ईयर्स से ऊपर वाले लोग, उनके लिए ये पर्टिकुलर स्कीम है। तो ध्यान रखना, कहीं एग्जाम में स्टेटमेंट आ गई कि बच्चों के लिए स्कीम है, नहीं, दिस इज फॉर द 15 ईयर्स एंड अबव वाले लोगों के लिए स्कीम है। पर है क्या इस स्कीम के अंतर्गत? इस स्कीम के अंतर्गत ना लोगों को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी तो सिखाई ही जाएगी, पर उसके अलावा आज के समय एक 21वीं सदी के सिटीजन के लिए जो स्किल्स एसेंशियल हैं, वो यहाँ पे दिए जाएँगे, जिसके अंदर आपका क्रिटिकल लाइफ स्किल्स हो गया, जिसमें आपका फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कमर्शियल लिटरेसी, हेल्थ केयर अवेयरनेस, इस तरह के स्किल्स दिए जाएँगे। साथ ही साथ वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी, ताकि उनकी एजुकेशन के बाद उनकी एम्प्लॉयमेंट का भी ध्यान रखा जा पाए। बेसिक एजुकेशन हो गया, वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी एंड साथ ही साथ अपने अलग-अलग फ़ील्ड्स के अंदर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन, ये सारे अलग-अलग ना होलिस्टिक एजुकेशन का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। तो दिस इज़ विद रिगार्ड्स टू आपका उल्लास स्कीम। तो उल्लास के अंदर क्या है, एक यूज़र फ्रेंडली मोबाइल ऐप आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपके दीक्षा प पोर्टल, जो कि इस पोर्टल पे माध्यम पे जाके आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज़ को यहाँ पे उनके माध्यम से चीज़ें आप सीख सकते हो। तो ये था उल्लास स्कीम के बारे में। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ना एक टेस्ट कंडक्ट करने जा रही है। जैसे आप सबका टेस्ट होता है ना, उस टेस्ट में क्या होता है? पता लगता है कि यार कितना पढ़े हो, कितना याद है, कितना सीखा है। तो सिमिलरली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट एफएलएनएडी, ठीक है ना? अलग-अलग आप भी देखते होंगे ना, जैसे एनसेट हमारा भी होता है एक, ठीक है? उसी तरह से यहाँ पे ना एफएलएनएटी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है एज़ पार्ट ऑफ उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो यहाँ पे क्या है, ये टेस्ट है, असेसमेंट टेस्ट है। पता लगेगा कि आपने जो सीखा है, किस हद तक आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हो, कितना उसको आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। तो 3 कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पे, रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी एंड इस तरह से अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी। इसके हिसाब से जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, आपने टीचिंग लर्निंग सेशंस जो किए हैं, उसके हिसाब से आपकी रीडिंग, न्यूमरेसी एबिलिटीज़ कितनी इम्प्रूव हुई हैं, ऑल दीज़ थिंग्स विल बी डन इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट। साथ ही साथ जो टेस्ट होगा वो रीजनल लैंग्वेज के अंदर होगा, क्योंकि अगर आपने एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ी है ना, वहाँ पे फोकस था मल्टीलिंगुअलिज्म के ऊपर। तो यहाँ पर जो टेस्ट होगा वो आपकी रीजनल लैंग्वेज के अंदर ही होगा एंड उस हिसाब से होकर एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ये यहाँ पर अवार्ड्स भी देंगे, जो कि स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाएंगे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इट इज HbA1c टेस्ट। अब देखो इसका अर्थ क्या है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है इसकी हेमोग्लोबिन A1c टेस्ट। ये यहाँ पर ना यूज़ किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, स्पेशली डायबिटीज़। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना डायबिटीज़ की,
तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि डायबिटीज़ 2 तरह की मेजरली होती हैं। एक होती है टाइप 1 और दूसरी होती है आपकी टाइप 2। क्या अंतर है सर दोनों के अंदर? देखो अंतर जो मेजरली है ना, जो टाइप 1 डिज़ीज़ होती है, इसका मेजर कॉज़ होता है डायबिटीज़ का जेनेटिकली आपका रीज़न रहता है। समझे? कुछ जेनेटिक फैक्टर हो गया, कुछ एनवायरनमेंट फैक्टर्स हो गया, उस वजह से आपको ये वाली डायबिटीज़ होती है। पर आज के समय ना जो लोगों के अंदर मेजरली डायबिटीज़ देखने को मिलती है, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ टाइप 2 डायबिटीज़। सर ये क्या है टाइप 2 डायबिटीज़? देखो आपकी डाइट कैसी है, आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है, उस हिसाब से अगर आपको डायबिटीज़ होती है ना, तो उसको बोलते हैं टाइप 2। और आजकल आप नोटिस कर रहे हो, दिन भर हम लोग लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, कुछ ज़्यादा चलना-फिरना होता नहीं है, खाने का ध्यान नहीं रखते, अनहेल्दी चीज़ें हम खाते हैं एंड उस वजह से कहीं न कहीं जो डायबिटीज़ होती है दैट इज़ नोन एज़ टाइप 2 डायबिटीज़। अब इस तरह के डिज़ीज़ेज़ को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट है दैट इज़ हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आप जो खाना खाते हो उसके अंदर क्या होता है सर? उसके अंदर होता है शुगर। वो शुगर आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर गया, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये जो शुगर होगा, ये हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, उसके साथ स्टिक कर जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, ठीक है ना? हीमोग्लोबिन क्या करता है? आपके ऑक्सीजन को आपके अलग-अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर वो लेके जाता है, ठीक है ना? तो जैसे ही ये जो शुगर होगा, आपके हीमोग्लोबिन के साथ स्टिक कर जाएगा, उस हिसाब से हम देख पाएँगे कि कितने परसेंटेज ऑफ आरबीसीज़ हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, जिसके साथ आपका शुगर कोटेड हीमोग्लोबिन है। उसी के हिसाब से हमें पता लगता रहेगा कि इस बंदे की शुगर कंट्रोल में है, शुगर ठीक है या शुगर ज़्यादा है इसकी, वो सारी चीज़ें हमें पता लगती रहेंगी कि उसका लेवल क्या है, एवरेज है या फिर हायर लेवल है उस हिसाब से। ध्यान रखिएगा इस HbA1c की फुल फॉर्म है मतलब इसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या फिर ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। देखो इंडिया के लिए ना ये टेस्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे ना तो लगभग 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को ना इंडिया में डायबिटीज़ आज के समय देखने को मिलती है। एंड ऐसा बताया जाता है कि लगभग 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी कि वो स्टेज में हैं जहाँ पे उसको डायबिटीज़ यहाँ पे हो सकती है, एक हैवी रिस्क उनको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा जैसे ओबेसिटी हो गया, इंडिया में अपने आप में ये एक मेजर चैलेंज बना हुआ है, तो कहीं न कहीं इनका लिंकेज उसके साथ भी आप यहाँ पे डिराइव कर सकते हो। तो इंडिया के लिए टेस्ट ताकि चेक किया जा पाए लोगों के अंदर कितनी इसकी प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर ये हेल्प करेगा। यहाँ पर ना आपके डायबिटीज़ है किसी पर्सन को या नहीं है, उसके 2 तरीके हो सकते हैं, एक होता है परसेंटेज का तरीका, एक होता है मिलीमोल्स पर मोल, उसके हिसाब से आपके लेवल्स डोनेट किए जाते हैं। अगर मान लो परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ, अगर 5.7% से कम आता है, तो इसका मतलब है नॉर्मल है। प्री डायबिटीज़ होता है 5.7 से 6.4% के बीच में और 6.5% से ऊपर को बोलते हैं कि उस बंदे को डायबिटीज़ है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ मिलीमोल पर मोल के हिसाब से, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर ये लेवल 42 से 47 होता है, तो इसका मतलब है 6 से 6.4 यानी कि आप थोड़ा प्री डायबिटिक हो एंड अगर 6.5% के लिए ये नंबर 48 मिलीमोल्स पर मोल से ज़्यादा होना चाहिए। तो अलग-अलग कंडीशंस हैं, जो फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से रिज़ल्ट्स वेरी करते हैं। मान लो आपको कुछ मेडिकल कंडीशन है, उसके हिसाब से आपका रिज़ल्ट ऊपर-नीचे हो सकता है। जैसे किडनी फेलियर है, किसी बंदे को लिवर फेल हो गया, एनीमिया हो गया या फिर कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स हैं। कहीं न कहीं इसके अलावा हीमोग्लोबिन टाइप्स के हिसाब से ये चीज़ें बदल सकती हैं। आप मेडिकेशंस कितनी ले रहे हो, स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हो, उसके हिसाब से रिज़ल्ट्स ऊपर-नीचे हो सकते हैं एंड प्रेगनेंसी के टाइम के ऊपर भी ये नंबर्स ऊपर-नीचे आ सकते हैं इस टेस्ट के। तो आई होप ये टेस्ट भी आपको HbA1c टेस्ट आपको समझ आ गया होगा। एक और डिज़ीज़ के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज़ लाइम डिज़ीज़। देखो लाइम वर्ड क्या होता है? लाइम ना दरअसल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक सिटी है, कहाँ पे? यूएसए के अंदर। उस सिटी के नाम के ऊपर इसको यहाँ पे डिज़ीज़ को रखा गया है। यूएसए की सिटी के अंदर पहली बार इस डिज़ीज़ को रिपोर्ट किया गया था, जिस वजह से हमने इस पर्टिकुलर डिज़ीज़ का नाम उस सिटी के नाम के ऊपर ही रख दिया। अब अभी क्या हुआ है, केरला का जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक जगह है कुव्वापड़ी, यहाँ पर पहला लाइम डिज़ीज़ का केस हमें देखने को मिला है केरला के अंदर। अब है क्या, ये पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है, ये एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, जो कि आपका बोरियला बैक्टीरिया इसके यहाँ पे से कॉज़ होती है। जब भी कोई इन्फेक्टेड टिक, टिक आप समझते होंगे ना कि टिक जो बाइट होता है, अगर वो एक पर्सन को बाइट करे एंड उसके ब्लड को सक कर लेता है, उस वजह से उस पर्सन के अंदर कहीं न कहीं ये डिज़ीज़ फैल सकती है। यहाँ पर जो मेजर होता है ना दैट इज़ इन्फेक्टेड ब्लैक लेग टिक, वो यहाँ पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनको डियर टिक्स के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि हर ब्लैक टिक के अंदर ये आपका बैक्टीरिया नहीं होता। ये आपका
जिस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड टिक है ना, सिर्फ उसके अंदर ही बैक्टीरिया ये होता है, एंड अगर वो टिक आपको काटता है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपको यहाँ पे भी ये बीमारी हो सकती है। तो तरीका क्या है इससे बचने का? इससे बचने का यही तरीका है कि जहाँ पे टिक्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, उनके एरिया से आप थोड़ा दूर ही रहिए। हमारे पास ध्यान रखिएगा, ह्यूमंस के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, हालांकि डॉग्स के लिए यहाँ पे वैक्सीन एग्जिस्ट करती है, पर कुछ एंटीबायोटिक्स जरूर है, जैसे एमोक्सिसिलिन हो गया। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं जिनको कि ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जब आपको लाइम डिजीज़ होती है ना, तो उसके अलग-अलग सिम्पटम्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हार्ट कॉम्प्लिकेशंस हो गया, मसल्स के अंदर सोरनेस हो सकती है, हेडेक हो सकती है, ठीक है ना? फ़ीवर हो गया, तो इस तरह के आपको सिम्पटम्स यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज़ सिंगपो कम्युनिटी। देखो एक्चुअली सिंगपो कम्युनिटी इस वजह से आजकल न्यूज़ में आई है, क्योंकि इनमें ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना है। काफ़ी थोड़ा आपको फ़नी भी लग सकता है ये सुनने के अंदर, पर इनके यहाँ जो नाम रखे जाते हैं, बच्चों के जो नाम रखे जाएँगे ना, वो उनका ऑर्डर क्या है बर्थ का, उसके हिसाब से हैं। यानी कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ कि लेट्स से एक जैसे अगर मान लो एक घर में 5 बच्चे हैं, ठीक है ना? तो इसका जो भी नाम होगा ना, उसके साथ में सफ़िक्स साथ में कुछ जुड़ जाएगा। कहने का मतलब क्या? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इनके नाम के अंदर ही इनका ऑर्डर क्या है, किस ऑर्डर में ये पैदा हुए, इनसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है, वो सारे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इनके ना अपने-अपने जो इनके रीजनल डायलेक्ट है, उसके हिसाब से ये चीज़ देखने को मिलती है। और ऐसा सिर्फ सिंगपो कम्युनिटी नहीं, इसके अलावा एक और कम्युनिटी है आपकी, जिसका नाम है लीज़ू कम्युनिटी, ठीक है ना? इसके अंदर भी आप पे देखने को मिल जाएगा। मैं आपको ये थोड़ा समझाता हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक लड़की है, तो एल्डेस्ट लड़की का नाम जो होगा, मतलब जो उसमें वर्ड यूज़ होगा, उसमें एना वर्ड यूज़ होगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे लड़की पैदा होगी, उसका नाम अंगई रख दिया जाएगा। तीसरे नाम पे अच्छा नाम रख दिया जाएगा। चौथे पे एडो नाम रख दिया जाएगा। पाँचवें पे अच्छी नाम रख दिया जाएगा। तो जिसके नाम में एना आता है ना, मतलब वो एल्डेस्ट लड़की है उस फैमिली की। सेकंड नंबर वाली लड़की के नाम में एंगई वर्ड होगा। तीसरे नंबर वाली लड़की के नाम में ये वर्ड होगा। चौथे नंबर की लड़की में अंदर ये होगा, पाँचवें नंबर के ऊपर ये होगा। तो आप ना उस बंदे का नाम या उस लड़के का या लड़की लड़की का नाम जानकर ये बता सकते हो कि उससे बड़ी या उससे बड़ी कितनी बहनें या उसके बड़े कितने भाई हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है विद रिगार्ड्स टू दीज़ 2 कम्युनिटीज़। तो बात करें अगर इन 2 कम्युनिटीज़ के बारे में थोड़ी चर्चा करें, तो सिंगपो कम्युनिटी आपको वैसे तो आपको चाइना वाले एरिया इसके अंदर मेजरली देखने को मिलती है, म्यांमार के अंदर भी आपको देखने को मिलती है, पर इंडिया के अंदर आपको अरुणाचल प्रदेश और असम, इन रीजन्स के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना? तो ये जो मैं बात कर रहा था, ये बर्थ ऑर्डर नेम्स इनके ये आपको ध्यान नहीं रखने, पर इस तरह से इनके ना नंबरिंग करी जाती है इनके नेम्स के हिसाब से, ठीक है? और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो सिंगपो कम्युनिटी है, एक पैट्रियार्कल सिस्टम है, ठीक है? एंड साथ ही साथ मेजरली ये जॉइंट फैमिली है, बट समय-समय के साथ जैसा कि ब्रेक डाउन होता है, एक ना प्रोसेस होता है फैमिली का, कभी फैमिली साथ में आती है, फ्यूजन होता है, फिर फैमिली टूटती है जिसको फिजन बोलते हैं, फिर वापस से साथ में आती है। तो आज के टाइम के ऊपर ना जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, पर आज के टाइम थोड़ा-सा ये सिंगल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूव कर रही है। साथ में ही वीवर्स बहुत अच्छे हैं, ये एक्सपर्ट वीवर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो दीज़ आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग सिंगपो कम्युनिटी जो आपको जानने चाहिए। एक अपराइजिंग हुई थी 1843 के अंदर, सिंगपो अपराइजिंग के नाम से जिसको हम जानते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि सिंगपो की जो लैंड्स थी ना, उनको यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पे एनक्रोच किया गया। तो इनकी कोशिश थी कि नहीं, हम अपनी ज़मीन को वापस लेंगे। उस वजह से यहाँ पर सिंगपो अपराइजिंग 1843 देखने को मिलती है। यहाँ पर इन्होंने जो सोल्जर्स वगैरह थे, उनको यहाँ पे ऊपर अटैक कर दिया। बहुत सारे सिपॉइज़ ने सरेंडर भी कर दिया। ठीक है ना? एंड इस तरह से काफ़ी सारे जो ब्रिटिश सोल्जर्स की उनको यहाँ पे डेथ भी हमें देखने को मिलती है। पर क्योंकि आप जानते हो देखो ब्रिटिशर्स के पास एडवांस्ड वेपन्स थे, उनके पास अच्छे खासे लोग थे, तो बाद में जाके जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे, जैसे बीसागौम हो गया, निगरूला हो गया, इनको यहाँ पे अपने आप को सरेंडर करना पड़ा इन द एंड। तो दिस इज़ अबाउट सिंगपोक अपराइजिंग ऑफ 1843। इसके साथ ही जो लीज़ोस कम्युनिटी में बात कर रहा था, देखो ये भी तिब्बतो बर्मन फैमिली को बिलॉन्ग करती है, पर इंडिया में अगर हम बात करें तो आपको अरुणाचल प्रदेश हो गया एंड इवन कुछ आपके असम के पार्ट्स के अंदर भी देखने को मिल जाएँगी। बाकी बाकी कंट्रीज़ चाइना, म्यांमार, थाईलैंड के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इंडिया में लगभग आपको 5000 के आस-पास नंबर देखने को मिल जाएँगे। एंड जैसा कि इनका नेमिंग सिस्टम था, जैसा सिंगपोस का था, इन अ सिमिलर वे आपको लीज़ोस कम्युनिटी का भी आपको सिमिलर ही नंबरिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज़ एक्सरसाइज़ टाइगर ट्रायम्फ। ये जो एक्सरसाइज़ की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये हो रही है किसके बीच में? इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफ अमेरिका के बीच में। ये स्टार्ट हुई है कल, यानी कि 18 मार्च को यहाँ पे ये स्टार्ट हुई है एंड इस तरह से ये टोटल अगले 13-14 दिनों तक चलेगी, 31st ऑफ मार्च तक। ध्यान रखने वाली बात ये है एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज़, यानी कि आपके यहाँ पे आर्मी,
नेवी और आपका एयरफोर्स, तीनों का आपको पार्टिसिपेशन देखने को मिल जाएगा। तो यूएस और इंडिया के बीच में यहाँ पे कॉपरेशन एक्सरसाइज देखने को मिल जाती है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है। एंड साथ ही साथ हमारे जो SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उनको भी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के माध्यम से यहाँ पे रिफाइन किया जाएगा। दोनों देश एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखेंगे। ये दो एक्सरसाइज जो हो रही है ना, वो दो फेज में है। एक तो है पहले 18 से 25 मार्च को, यहाँ पर जो आपका हार्बर हार्बर मतलब होता है आपका बंदरगाह, बंदरगाह वाला फेज चलेगा। इसके बाद 25 से लेकर आपका 31 मार्च तक यहाँ पर आपका जो सी फेज होता है, समुद्र वाला जो फेज होता है, वो यहाँ पे रन करेगा। और इंडिया और यूएस से डेफिनेटली इससे मिलिट्री टू मिलिट्री आपके टाइज इंक्रीज होंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होगा, ये तो है ही है। और पिछले कुछ दिनों के अंदर आपने नोटिस किया होगा, जैसे हमने मिलन 24 के बारे में भी डिस्कस किया था, वहाँ पर भी 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन था। तो उसमें यूएस का भी पार्टिसिपेशन था इंडिया के साथ, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक और जिसका नाम है आपका सी डिफेंडर्स 24, ये भी हमने पिछले दिनों के अंदर आपका प्रीलिम बूस्टर्स के अंदर डिस्कस किया था। वहां पर भी दोनों पार्टीज का मतलब दोनों कंट्रीज का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता था पोर्ट ब्लेयर के अंदर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुई थी। बाकी एक्सरसाइज ट्रायंगल ट्रायम्फ ये 2019 में स्टार्ट हुई थी एंड इस तरह से ये रन कर रही है। राइट, एक छोटा सा और देख लेते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की लोकेशन आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। यहाँ पर ना क्लैशेस चल रहे हैं। पहली बात तो आप इसकी लोकेशन को यहाँ पे समझ जा सकते हो। इस पिक्चर के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज देखो इसको बॉर्डर करती हैं, पर आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम बात करते हैं ना सब सहारन अफ्रीका की, तो सब सहारन अफ्रीका के अंदर ये आपको लार्जेस्ट कंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। कॉन्गो बेसिन के अंदर आपको लोकेटेड कंट्री आपको इंपॉर्टेंट इसकी पता होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे जो इक्वेटर की लाइन है वो यहाँ से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से देखने को मिलती है, इससे मूव करती हुई देखने को मिल जाएगी। यहाँ लेक विक्टोरिया बिल्कुल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी कॉन्गो रिवर जो कि सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आपके अफ्रीका के अंदर, ये कंट्री उसी का ही होम है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको यहाँ पे जानने चाहिए। बाकी आप एक बार PDF डाउनलोड करके एक बार प्लीज़ मैप को स्टडी करना अपने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। तो दोस्तों कल जो मैंने होमवर्क दिया था ना, दरअसल में उसी का ये था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मैंने पहले भी आपको करवाई हुई है इसकी लोकेशन। ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि ये आपका सब साहारन अफ्रीका के अंदर ही लोकेटेड है। डॉक्टर VK पॉल जी जो कि आपके हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा जो कमेटी चेयर करी गई थी वो आपकी डिजिटल पेमेंट के रिगार्डिंग नहीं, वो आपकी आयुष्मान भारत के रिगार्डिंग थी। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। HDI की बात करें तो बिल्कुल आपका लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एक्सेस टू एजुकेशन एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तीनों आपको डायमेंशंस देखने को मिलते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, देखो ये तो मैंने कई बार आपके साथ मुद्दा डिस्कस भी किया हुआ है, मैं थोड़ा आपको समझा भी देता हूँ। थोड़ा राइट अप मैंने शायद कभी प्रोवाइड नहीं किया, तो मैंने थोड़ा राइट अप आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पर देखो क्या हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट ने ना एक रूलिंग दी थी अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसके अंदर उन्होंने बोला था कि जो भी आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स का जो आपको अपॉइंटमेंट होगा, जो सिलेक्शन पैनल होगा, उसमें 3 मेंबर्स होंगे, प्रधानमंत्री जी, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पर हमारी सरकार क्या करती है, हमारी सरकार कुछ दिनों के बाद यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स एक्ट 2023 लेकर आती है, जिसके माध्यम से यहाँ पर जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें 3 मेंबर बोले जाते हैं। दैट इज प्राइम मिनिस्टर हो गया, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, और या फिर द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। तो यहाँ पर ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनकी जगह के ऊपर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बता दिया जाता है। तो ये जो बात है ना आपको जहाँ पे जाननी चाहिए, ये स्टेटमेंट अपने आप में आपका इनकरेक्ट हो जाएगी क्योंकि स्पीकर ऑफ लोकसभा ये नहीं होते। तो चौथी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। बाकी सारे पॉइंट्स भी इलेक्शन कमिश्नर्स के रिगार्डिंग तो बहुत बार मैंने डिस्कशन करी हुई है, तो वही सारा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ 6 साल तक का इनका ऑफिस होता है या फिर 65 ईयर तक की इनकी एज हो सकती है। आज का आपका होमवर्क रहेगा इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग। आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। साथ ही साथ आपका जो MCQs के अंदर होमवर्क रहेगा वो रहेगा विद रिगार्ड्स टू आपका, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन के रिगार्डिंग। इसको ट्राई कीजिएगा और नीचे कमेंट्स में मुझे इसका भी आंसर बताइएगा। एंड दूसरा होमवर्क आपका इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से रहेगा जो यूपीएससी ने 2022 में पूछा था। कल मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, एक तो था पानी जो आपको अर्थ के ऊपर देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर ना ये जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी में जाना, एनसीईआरटी में आपको ये आपको देखने को मिल जाएगी। देखो जब हम बात करते हैं ना फ्रेश वाटर की, तो आप ध्यान रखिएगा कि ग्लेशियर्स का सबसे ज़्यादा होता है, followed by groundwater, followed by ice and snow, followed by lakes, followed by soil moisture, and then atmosphere and rivers। तो ये थोड़ा ऑर्डर आपको पता होगा ना, तो आप रियलाइज करते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत था एंड दूसरा आपका ठीक था, इसलिए आपका B2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था यहाँ पर हरीके वेटलैंड्स और बाकी वेटलैंड्स की रिगार्डिंग। हरीके वेटलैंड्स की जब बात करें तो बिल्कुल आपका जो ब्यास रिवर है और आपका जो सतलुज है उसके कॉन्फ्लुएंस के ऊपर ही है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। कुलाउदघाना नेशनल पार्क की बात करें तो बानस और चंबल नहीं,
ये आपका जो गंभीरा है और बाणगंगा है, इन दोनों रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे देखने को मिलता है। कोलेरू लेक की तो कल ही हमने डिस्कस किया था, तो ये मूसी तो नहीं है, ठीक है, ये क्या था आपका गोदावरी एंड कृष्णा था। तो आपका पहला ठीक है एंड दूसरा तीसरा गलत है, तो पहला सिर्फ ठीक हो जाएगा। ये सारी एक्सप्रेशन मैंने यहाँ भी प्रोवाइड कर दी है। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली ऑफिशियल जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।